Nernst equation relates the electrode potential or cell potential with concentration and temperature. So हमने Nernst equation को derive भी किया. What was the Nernst equation? To talk about Nernst equation, simply it is E cell is equal to A naught cell. A cell is equal to A naught cell minus of 0.0591 upon n log of Q. तो हमने लास्ट क्लास में नर्व्स इक्वेशन डिस्कस की, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की. सर वॉइस नाउ टेल मी, इज इट ऑडिबल बेटा? यस सर. ठीक, चलिए. तो लास्ट क्लास में हमने इस नर्व्स इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी. एनी डाउट इन दैट? क्या आपको लॉग सॉल्व करना आ गया? कैसे लॉग से डील करते हैं, कैसे क्यू का एक्सप्रेशन लिखते हैं? तो नर्व्स इक्वेशन में सबसे जो मेन पार्ट है वो यही है. एक तो आपको लॉग से डील करना आना चाहिए, हाउ टू राइट लॉग, हाउ टू सॉल्व द लॉग, और दूसरा पार्ट आपको क्यू का एक्सप्रेशन सही से लिखना आना चाहिए. गॉट इट? तो बेटा कल हमने नर्व्स इक्वेशन एक कंप्लीट सेल के लिए लगाई, बट एज आई टोल्ड यू दिस नर्व्स इक्वेशन इज आल्सो वैलिड फॉर हाफ सेल. ये जो नर्व्स इक्वेशन है, जैसे हमने यहाँ पे सेल लिखा, इसको हटा दें, ये जनरल बन गई. ए इक्वल टू ए नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू. क्लियर? दिस इज वैलिड फॉर सेल एज वेल एज हाफ सेल. ये जो इक्वेशन है ये दोनों के लिए ही वैलिड है, सेल के लिए भी और हाफ सेल के लिए भी. तो सेल का तो एग्जांपल हमने देखा था, आज एक हाफ सेल का एग्जांपल डिस्कस करते हैं. ये एग्जांपल थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें हम एक गैसियस इलेक्ट्रोड कंसीडर करेंगे. गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल राइट डाउन, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब ये हाफ सेल है बेटा, ये कंप्लीट सेल नहीं है, ये क्या है? हाफ सेल. कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है. दिस इज P2 H2 1 ATM, PT H2 1 ATM, and this is HCl which is having 0.1 molar. क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है ये हाफ सेल, दिस इज नॉट अ फुल सेल. क्लियर? द वन थिंग which is coming in our mind, that is हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हुए यहाँ पे प्लेटिनम कैसा है? So can anyone tell me what is significance of this platinum? तो बेटा ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है ये गैसियस इलेक्ट्रोड होती है, तो गैस के पास कोई सरफेस नहीं होता है. प्लेटिनम यहाँ पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रही है और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा. दिस इनर्ट इलेक्ट्रोड विल प्रोवाइड द सरफेस फॉर रिएक्शन. क्लियर? इस प्लेटिनम की सरफेस पे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. यहाँ पे प्लेटिनम क्या है? दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोड. ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी रिएक्शन में, ना तो इसका रिडक्शन होगा ना ही इसका ऑक्सीडेशन होगा. दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोड which provide surface for reaction. तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये रिएक्शन के लिए क्या प्रोवाइड करेगी? सरफेस. गॉट इट? नाउ अब बात आई हम इस इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल कैसे निकालें. अगेन वी हैव टू अप्लाई द नर्व्स इक्वेशन. गॉट इट? E equal to E naught, write down this E is equal to E naught minus of, याद करो 0.0591 को हमने अप्रोक्सीमेशन लेना सीखा, इसको लिख सकते हैं 0.06 डिवाइडेड बाय n log of Q. ठीक है, तो Q लिखने के लिए और n पता करने के लिए हमें हाफ सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए, isn't it? तो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है. किसका रिडक्शन होगा? H2 का या H+ का?
H प्लस का, H प्लस रिड्यूस हो जाएगा by gaining 2 electrons and will form H2 gas layer. This is a balanced half reaction. Quoted, याद रखना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में H प्लस का रिडक्शन होता है और H2 का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? अब यहाँ पे बात आई कि ये जो सेल डायग्राम है, हाफ सेल नोटेशन है, इसमें H2 से H प्लस बन रहा, इसमें तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन शो हो रही, हमने रिडक्शन की क्यों लिखी? बिकॉज इन क्वेश्चन वी आर सजेस्टेड टू कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए हमने रिडक्शन की रिएक्शन लिखी। फाइन, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? n इज 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटेंडेड हाफ सेल पोटेंशियल फॉर दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? एनीवन? किसी को याद है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP या SOP क्या होता है? एनीवन? याद करो, SHG हमने अलग से डिस्कस किया था सेपरेटली। याद रखना बेटा, SHG के केस में SOP और SRP हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एक्सटेंडेड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वेरी गुड, दिस इज 0, बिल्कुल सही है, दैट इज 0। याद रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों ही 0 होता है। तो ए नोट का वैल्यू तो 0 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एन का वैल्यू पता चल गया। अब देखो बेटा, H2 गैस है, उसका प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है, वो भी गिवन है 1 atm। अब बात आई कि ये जो H प्लस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी और ये कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन में तो हमारे पास HCl गिवन, H प्लस तो गिवन नहीं है, तो बेटा ये जो H प्लस है ये HCl से ही मिलता है। ये जो H प्लस है ये HCl से ही मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे मिलेगा? ये HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा ब्रेक हो जाएगा। 0.1 m HCl लिया तो पूरा 0.1 m ब्रेक होके एक HCl से एक H प्लस मिलता है, तो 0.1 से 0.1 m H प्लस, लाइक दैट। तो देखो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 0.1। अब क्या करना है, डायरेक्टली नर्स इक्वेशन में वैल्यूज डालो। व्हाट विल हैपन, दिस E हाफ सेल EH प्लस 2H2, ये क्या है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज इक्वल टू A नॉट H प्लस 2H2 माइनस 0.06 n का वैल्यू 2 log ऑफ Q का वैल्यू, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लिखते हैं, गैस के केस में प्रेशर लिख देंगे और लिक्विड के केस में, आयन के केस में कंसेंट्रेशन, इसकी पावर 2 हो जाएगी। कोटेड? अब देखो बिल्कुल आसान हो गया, EH प्लस 2H2 इज इक्वल टू A नॉट का वैल्यू 0। नाउ इसको कैंसिल किया तो ये बन गया बेटा 0.03। गॉट इट? दिस वन लॉग ऑफ प्रेशर है 1 atm, प्रेशर इज 1 atm, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.1, और उसका हमने क्या किया, स्क्वायर। गॉट इट? नाउ इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 0 में से कुछ भी घटा वो उतना ही रहता है, तो दिस बिकम -0.03 लॉग ऑफ 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 0.01, और 0.01 का मतलब 1/100, 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो दिस बिकम लॉग, और लॉग में बन जाएगा 100। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 100? एनीवन? लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है, कैसे सोल्व करोगे? दो तरीके हैं, इसको या तो log 10 प्लस 10 कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल 2 होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.03 इंटू 2, तो ये बन गया बेटा 0.06। गॉट इट? बताओ क्या ये रिएक्शन इस कंडीशन में फिजिबल होगी? नो, क्योंकि ई सेल का वैल्यू, ये ई हाफ सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी हम उसको काम में ले सकते हैं, तभी वो रिएक्शन फिजिबल होगी। यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव। कोटेड? ठीक है स्क्रीन को। तो बेटा ये एक केस था जिसमें हमने एक इलेक्ट्रोड का
हाफ सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया, क्योंकि कल जब हमने नर्व इक्वेशन लगाई थी तो वो एक फुल सेल के लिए लगाई थी। नाउ हाफ सेल में भी यही करना है, बस जो सारी चीजें हैं वो हम हाफ सेल की रखेंगे। देखा सभी ने? चलिए, तो ये हो गई नर्व इक्वेशन। फाइन, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं आपको कितना समझ में आया। वन मोर क्वेश्चन, ये आप बताना। और ये आप सॉल्व भी करना घर पे, देखें, ये आप खुद से करना दिस पर। फाइन, अब की बार मैंने क्या किया, पिछली बार हाइड्रोजन का सोर्स था H3, इस बार हाइड्रोजन का सोर्स है H2SO4। फाइन, तो क्या आप बता सकते हो कितना हाइड्रोजन मिलेगा इस 0.05 मोलर H2SO4 से? एनीवन? क्या इतना ही मिलेगा, या फिर इसका आधा मिलेगा, या फिर इसका डबल मिलेगा? वुड इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? अब यहाँ से बेटा थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। यदि आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन गलत लिखी तो पूरा कैलकुलेशन गलत होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी हमने डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। 0.025 नहीं होगा बेटा, ये 0.1 बन जाएगा। देखो कैसे, H2SO4 आपको H प्लस देगा। कैन यू टेल मी कितने H प्लस देगा ये? 2। इट विल गिव 2H प्लस और एक SO4 -2 की यूनिट देगा, isn't it? H2SO4 कैसे ब्रेक होता है? by giving 2H plus and सल्फेट आयन। देखो बेटा, H2SO4 का कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। जब ये ब्रेक होता है तो ये आपको 2 हाइड्रोजन देता है। इसका मतलब 0.05 ब्रेक होगा तो कितना H प्लस मिलेगा? 2 into 0.05 दैट इज 0.1। अब बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बन जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे पता करते हैं? वन मोर, लेट सपोज ये आता 0.5 की जगह 1 मोलर आ जाता, तब कैसे करते? आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। अब कितना H प्लस मिलेगा? 1 मोलर H2SO4 से। एग्जैक्टली, दिस इज 2 मोलर। वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल। अब तो एक बार समझ में आना चाहिए, उसके बाद कोई भी एसिड आएगा हम उसको ब्रेक करके H प्लस निकालेंगे, कितना H प्लस दे रहा है उसके हिसाब से हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे। गॉट इट? तो इसको रफ कर रहा हूँ, और जो पुराना क्वेश्चन था इसी के रेस्पेक्ट में आप आंसर निकाल। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़। लिखा सभी ने? चलिए, तो मैंने HCl की जगह H2SO4 किया, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा, क्या डिफरेंस है। गलती से एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मत लिख देना कि सर HCl 0.1 है तो H प्लस भी 0.1 होगा। हाँ, यहाँ तो 0.1 ही होगा, बट H2SO 0.1 है तो H प्लस 0.1 नहीं होगा, क्योंकि डबल हो जाता है। जब H2SO4 ब्रेक होता है तो आपको 2 हाइड्रोजन के आयन मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जल्दबाजी में H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन डाल दी तो क्वेश्चन गलत हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट का ही पार्ट है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्व्स इक्वेशन। कोई नया टॉपिक नहीं है, नर्व्स का ही पार्ट है नर्व्स इक्वेशन का, कि नर्व्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने क्लास 11th में सीखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका यदि रेशियो निकालें, आपको याद होगा कि कुछ इस तरह से हम इक्विलिब्रियम बनाए क्लास 11th के अंदर।
आर यूज पी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। गॉट इट? यदि कॉन्सेंट्रेशन में लिखा है तो हम इसको क्या कहते हैं? केसी। और यदि हमने दोनों स्पीसीज के प्रेशर की टर्म में लिखा है तो व्हाट वी कॉल दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? केपी। गेटिंग माय पॉइंट? केसी एंड केपी, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और केपी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्लियर? अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे नर्व्स इक्वेशन। So first write down the Nernst equation. E is equal to A naught minus of 0.0591 upon n log of Q. ये हो गई Nernst equation। तो यहाँ पे बेटा ये जो Q है ये है रिएक्शन कोशेंट। What is Q here? रिएक्शन कोशेंट। फाइन। तो याद रखना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम आता है तो बेटा E का वैल्यू 0 हो जाता है। E का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चलो सेल कंसीडर करें तो ये E सेल है और ये E नॉट सेल। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे याद रखना बेटा ये जो सेल पोटेंशियल है ये कितना हो जाएगा? 0। और Q जो है वो K के इक्वल हो जाता है। नाउ दिस रिएक्शन कांस्टेंट बिकम इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। E सेल 0 और Q बराबर Q। यहाँ पे E नोट को 0 मत कर देना बेटा, E सेल 0 हुआ है ना कि E नोट सेल। ठीक है? यूज दिस कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों कंडीशन को इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई कर। नाउ व्हाट विल हैपन? E सेल को हमने 0 पुट कर दिया, दिस इज E नोट सेल, दिस इज माइनस 0.0591 अपॉन n। Q की जगह हमने रख दिया K। So this become log Q is replaced by log of K। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा चेंज करें तो नाउ दिस बिकम 0.0591 अपॉन n log of K is equal to A नॉट सेल। दैट्स इट। अब इसको और सॉल्व किया जा सकता है। एज वी नो वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो log K को एक तरफ कर दो और बाकी सब चीजों को एक तरफ। तो हमने n को उधर भेजा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा। नाउ दिस बिकम log of K, ये क्या बन गया बेटा? n E नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.591। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो इस रिलेशन की मदद से हम एक सेल पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट रिलेशन? बस ये बातें याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे E सेल का वैल्यू 0 होता है, फर्दर Q बराबर K होता है। इनको नर्व्स इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाओ तो आपको क्या मिल जाएगी? K की वैल्यू। अभी यहाँ पे बेटा log K है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर K को मैनिपुलेट करेंगे तो आपको K का वैल्यू मिल जाएगा। गॉट इट? ठीक है। देखा सभी ने? बिल्कुल सिंपल है, बस दो बातें याद रखना कि इक्विलिब्रियम पे Q को K से इक्वेट करना है और E सेल को 0 रख देना। फाइन। नेक्स्ट वन, जैसे अभी तक हमने लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना अप्लाई टू हाफ सेल ऑल्सो। यस बेटा, एक्चुअली हाफ सेल जो होता है वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आता। इक्विलिब्रियम एक फुल सेल में ही आता है। जब दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं तभी इक्विलिब्रियम आता है। यदि हाफ सेल में इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो बिल्कुल ये हाफ सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। Got it? But in general, you are suggested to calculate for K for a full cell। और यदि हाफ सेल का बोला है तो इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा।
Next point, write down this is thermodynamics of the cell. उससे पहले देखें कि यदि कोई वैल्यू है तो उससे अननोन लॉग कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हमने देखा था लॉग के का वैल्यू क्या आया बेटा, लॉग के का वैल्यू आया NE0 अपॉन 0.0591, कुछ इस तरह से। अब मान लो लॉग के का वैल्यू कुछ आ रहा है और फिर हम की कैसे निकालें, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, लॉग ऑफ के, मान लो इसमें लॉग के का वैल्यू आ रहा है बेटा, दिस इज 0.77 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लॉग के का वैल्यू क्या आ रहा है 0.77। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स? Actually, there is some construction out there, so that's why there are some unnecessary noise. Sorry for inconvenience. What is the value of k? Can we solve that? क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? हमारे पास जब लॉग के अंदर कोई वैल्यू होती तो हम उसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते थे, बट अब क्या है, अब आपको वैल्यू दे दी और पूछ लिया लॉग के अंदर क्या है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं, अब उल्टा चलना होगा बेटा। 5 आर आंसर, 5 5 5 5 5 5 नहीं होगा बेटा, 6 होगा। देखो 6 लॉग के, ध्यान से देखना बेटा, पहले हम लॉग को रिड्यूस करते थे वैल्यू में, अब क्या करेंगे वैल्यू से लॉग जनरेट करेंगे, वैल्यू से लॉग जनरेट करेंगे। कैसे? इसको इस पार्ट में ब्रेक करो, उसको उस पार्ट में ब्रेक करो ताकि लॉग में आ जाए। याद करो बेटा, इसको क्या हम इस वैल्यू को 0.3 और 0.47 लिख सकते हैं? क्या ये गलत होगा या सही होगा? दिस इज करेक्ट। 0.77 इज द सम ऑफ 0.3 एंड 0.47, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, log k इज इक्वल टू 0.3 किसकी वैल्यू होती है? 0.3 इज द वैल्यू ऑफ log 2 प्लस 0.47 किसकी वैल्यू होती है? दिस इज द वैल्यू ऑफ log 3, इजंट इट? अब ये दोनों log बन गए। फिर से पहले हम प्रॉपर्टी से ब्रेक करते थे, अब प्रॉपर्टी से कंबाइन कर देंगे। याद करो बेटा log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log ऑफ n, इजंट इट? तो जब मल्टीप्लीकेशन में था तो दोनों का लॉग लेके ऐड कर दिया, यदि दोनों का लॉग लेके सम है तो हम दोनों को एक ही लॉग में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दैट। तो ये क्या बन गया, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू 3, दिस बिकम log ऑफ 6। तो log k बराबर log 6 है, दोनों को इक्वेट करने पे k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0.6। गेटिंग माय पॉइंट? On equating both, you will get the value of k equal to 6. Got it? Or any doubt? Is it clear to all? कैसे किया? तो वैल्यू को उस पार्ट में स्प्लिट करो ताकि आपका स्टैंडर्ड लॉग बन जाए। क्लियर? स्टैंडर्ड लॉग बनाया और उसके बाद फिर से प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों को लॉग में लाके इक्वेट कर दिया। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल कर लें, वन मोर एग्जांपल, इसके बाद में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे log ऑफ k बराबर आ जाए, ध्यान से देखेंगे, वेट फॉर 1 सेकेंड, लेट मी थिंक वन वैल्यू। log ऑफ k बराबर हो जाए बेटा दिस माइनस ऑफ 3.3, log ऑफ k कितना हो जाए -3.3। तो इस केस में k की वैल्यू क्या बनेगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो log k, इसको इस तरह से ब्रेक कर दो ताकि ये क्या बन जाए log की फॉर्म, इजंट इट? इसको इस तरह से ब्रेक कर दो ताकि ये log की फॉर्म में बन जाए। क्लियर? हमने क्या लिखा इसको,
-4 प्लस 0.7। इज इट करेक्ट? चेक करो। -4 में जब 0.7 ऐड करेंगे तो क्या ये -3.3 के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो log k इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा log 10 की पावर -2, और log में किसकी वैल्यू 0.7 होती थी? log ऑफ 5 की वैल्यू। सॉर्टेड। चेक करो इसको। जब 10 की पावर -5 को सोल्व करेंगे तो -4 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा log 10। log 10 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें -4 मिला प्लस, और ऑलरेडी हमें पता है कि log 5 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0.7। तो ये बन गया log की फॉर्म। अब log m इंटू n बराबर क्या होता है? log m प्लस log n, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो बेटा log k का वैल्यू क्या बन रहा है? log, दोनों ऐड है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम 5 इंटू 10 की पावर -4। नाउ log k इज इक्वल टू दिस मच, देन k इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4। इज दैट क्लियर टू ऑल और एनी डाउट? चेक करके बताओ, इज इट क्लियर? कैसे किया हमने? इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसका लॉग हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने ब्रेक किया -4 और 0.7 में। -4 को क्या लिखा? log 10 की पावर -4, और 0.7 को हमने रिप्लेस कर दिया log 5। गॉट इट? अच्छा, थर्ड एग्जांपल एक और, दिस वन। log k की वैल्यू बेटा ये आ जाए -4.7, -4.7। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? एनीवन? -4.7 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं -5 प्लस 0.3, -5 प्लस 0.3। -5 को क्या करोगे? log ऑफ 10 की पावर -5 लिख दोगे। अच्छा, 0.3 किसकी वैल्यू होती थी बेटा? log 2 की। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -5। दैट्स इट। So are you comfortable in this calculation? How to reduce the value when a certain log value is given to you? आया समझ में? तो उन पार्ट में स्प्लिट कर दो गिवन वैल्यू को जिसको हम लॉग के एक्सप्रेशन में बना सकें, और जब दोनों तरफ लॉग का एक्सप्रेशन बन जाएगा तो के को इक्वेट कर दो। क्लियर? इसको लिख देंगे m इंटू एन की प्रॉपर्टी से log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -5। ये भी लॉग, दोनों की वैल्यू इक्वेट कर दो तो k की वैल्यू आ गई बेटा 2 इंटू 10 की पावर -5। दैट्स इट। टेक ए स्क्रीनशॉट। एनी डाउट इन दिस? चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट और यूजलेस टॉपिक भी नहीं। व्हाट आई मीन टू से कि ऐसा भी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं या पूछा नहीं जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो हेडिंग डालें, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल। सेल का थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? याद रखना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स जहां भी आता है हम तीन चीजों की बात करते हैं। एक होता है डेल्टा जी, एक होता है डेल्टा एच, एक होता है डेल्टा आई। दैट्स इट। Wherever you are discussing thermodynamics, you have to deal with three variables: delta G, delta F, delta H. मतलब gives three energy change, enthalpy change और entropy change। और यदि आपको याद होगा तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी हमने जब थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, वहां पे भी हमने इन तीनों पैरामीटर का ही डिस्कशन किया। क्लियर? तो अब एक्सप्रेशन क्या है
सबसे पहला एक्सप्रेशन होता है बेटा जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। ये रिलेशन होता है तीनों वेरिएबल्स में। जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी, डिफरेंस ऑफ एच एंड टी एस। जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, एच क्या है बेटा एंथैल्पी, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एस यहाँ पे है एंट्रोपी। एस क्या है एंट्रोपी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दिस इज नंबर 1। बेटा एच को आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, एच इक्वल टू यू प्लस पीवी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एच क्या होता है यू और पीवी का सम। फाइन। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में एच की वैल्यू देंगे तो जी क्या बन जाएगा यू प्लस पीवी माइनस ऑफ टी है। ये एक और इक्वेशन आ गई। हमने क्या किया इक्वेशन 1 के अंदर एच की वैल्यू पुट कर दी। एच की वैल्यू थी यू प्लस पीवी, ये हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ से देखो बेटा क्या बना एक्सप्रेशन जी इक्वल टू यू प्लस पीवी माइनस टी है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा dg इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी प्लस वी डीपी माइनस। ध्यान से देखें कैसे करते हैं du का डिफरेंशिएशन, u का du, pv का क्या होगा प्रोडक्ट में है। पहले p को कांस्टेंट माना v का किया, फिर v को कांस्टेंट माना p का किया तो क्या बन गया p dv प्लस v dp। इसी तरह से ts का होगा। एक बार हम t को कांस्टेंट मान लेंगे तो f का हो जाएगा और एक बार f को मान लेंगे तो किसका हो जाएगा बेटा t का f dt। यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए दोनों पे नेगेटिव है। ठीक देखिए ध्यान से क्लास 11th में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इंटरनल एनर्जी और वर्क होता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क जो होता है वो Q के बराबर होता है, हीट के बराबर, हीट के बराबर। फर्दर टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज का जो प्रोडक्ट होता है ये भी हीट के बराबर होता है। दिस इज ऑल्सो Q। देख रहा है सभी को U प्लस पीवी ये भी Q है, TDS ये भी Q है, दोनों को कैंसिल कर दो। एक है प्लस का Q, दूसरा है माइनस का Q। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी बेटा dg इक्वल टू पी डीवी माइनस एस डी टी। dg इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। यहां तक हम पहुंचे। अब यदि मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि सेल जो है वो वेरिएबल प्रेशर पे वर्क करेगा, ऑब्वियसली सेल में रिएक्शन होगी। और याद रखना बच्चों जो ज्यादातर रिएक्शन होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में होती है। So if we talk about constant pressure, if pressure is constant, if we talk about constant pressure, तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ डीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। वैल्यू ऑफ डीपी इज जीरो, जीरो पुट कर दो तो देखो डीजी का वैल्यू आ गया माइनस एस डीटी। यहाँ पे एस का वैल्यू क्या आ गया बेटा माइनस ऑफ डीटी बाई डी। वेरी सिंपल। ध्यान से देखो एफ को हमने साइड में कर दिया, dt को डिवाइड कर दिया तो बन गया dg बाई dt, माइनस इस तरफ रख दिया तो ये बन गया माइनस dg बाई dt। गॉट इट। यदि दोनों साइड पर हम डिफरेंस निकालें, दोनों साइड पे डिफरेंस निकालें क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डेल्टा जी बाई dt। यहां तक कोई डाउट? बहुत सिंपल है, सारी इक्वेशन सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। क्लियर? आपने दोनों तरफ डेल्टा ले लिया, डिफरेंस ले लिया तो ये बन गया डेल्टा एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी जी डेल्टा जी बाई डी टी लाइक दैट। अब कल ही हमने डिस्कस किया था कि बेटा डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ। डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ। वैल्यू डाल दो यहाँ पे। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, मान लिया इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। Put the value of delta G in this given equation. Now what will happen? You will get delta S equal to minus D
-d, इसकी जगह -NFe डिवाइडेड बाई dt, इजंट इट? dg की जगह हमने रख दिया डेल्टा जी के, हमने रख दिया -NF, ठीक है। तो देखो बेटा, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। n कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन से बाहर लग दिया, f भी कांस्टेंट है इसलिए इसको भी डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा बेटा, de बाई dt, de बाई dt, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक हमें डिराइव करना होता है थर्मोडायनेमिक्स की। Got it? तो देखो डेल्टा एस का वैल्यू आ गया NFdE/dt। देखो पूरे सेल के पैरामीटर आ चुके। अभी तक हम थर्मोडायनेमिक्स के ही वेरिएबल आपस में रिलेट कर रहे थे, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बट अब जो वेरिएबल्स हैं ये सारे सेल के वेरिएबल्स। एन सेल का निकालते हैं, एफ भी सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं, ई भी सेल का होता है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस बिकम डेल्टा एस इक्वल टू NFdE/dt, where dE/dt is known as temperature coefficient of cell. Temperature coefficient of cell, very important. dE/dt को क्या कहते हैं बेटा, स्पेशल टर्म है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल। और बाकी पैरामीटर आप जानते ही हैं, n क्या है, f क्या है। यू कैन राइट डेल्टा f, डेल्टा h, डेल्टा g। डेल्टा f is the entropy change, change in entropy, change in entropy. Delta H is the change in enthalpy, change in enthalpy. And delta G is the change in Gibbs free energy, change in Gibbs free energy. Like इसको नोट करें। तो ये जो हमने बॉक्स बना के इक्वेशंस लिखी हैं, ये इक्वेशन आपको पता होंगी। फिर से बता रहा हूँ, ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नर्स इक्वेशन और बाकी टॉपिक। देखा सभी ने? So that was all about thermodynamics of a cell. After that, we are going to discuss a particular type of cell known as concentration cell. ये सेल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए concentration cell क्या होता है। Put the heading concentration cell. देखिए what is meaning of concentration cell? वैसे नाम से भी पता चल रहा है concentration, ये concentration से रिलेटेड है। ये सेल किससे रिलेटेड है बेटा? concentration। अब यदि आपको कोई पूछे कि concentration cell क्या है, डिफाइन इन 2 वर्ड, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम, यदि एनोड जिंक की है तो कैथोड भी जिंक की होगी, और यदि एनोड कॉपर की है तो कैथोड भी कॉपर की ही होगी। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज सेल, सेल which is which is which is made up of same half cell, same half cell। मतलब in this cell both cathode and anode, both cathode and anode are same। in this cell both cathode and anode are same। इस सेल के अंदर कैथोड और एनोड क्या होंगे बेटा? सेम। फाइन। अब एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हमने एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाया लाइक दिस, बाकी पूरा सेल होगा जैसे मैंने यहाँ पे
ZnSO4 के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड डाली। यहाँ पे मैंने CuSO4 के अंदर Cu की इलेक्ट्रोड डाली, लाइक दैट। Zn के अंदर ZnSO4 के अंदर जिंक और Cu के अंदर CuSO4। तो बेटा इसको हम कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं कहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन सेल कब बनेगा? जब दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो जाए, दोनों तरफ ZnSO4 दोनों को कनेक्ट कर लिया, एक मीटर लगाया, एक स्विच लगाया और एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, लाइक दैट। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो Zn है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1 और यहाँ पे जो Zn+2 है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2। क्लियर? दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग। फाइन। ध्यान से देखेंगे, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ E0 सेल? इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा? एनीवन सोचो। क्या था फॉर्मूला? A0 रिडक्शन, फॉर्मूला लिखो पता चल जाएगा। A0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस A0 रिडक्शन ऑफ एनोड। सोचो, कैथोड और एनोड किसकी बनी है? क्या दोनों सेम है? आर दे सेम? ऑब्वियसली बोथ आर जिंक इलेक्ट्रोड। तो दोनों जिंक इलेक्ट्रोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल बराबर ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि एक जिंक इलेक्ट्रोड का कुछ और है और दूसरी वाली जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और। दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होगा। इसका मतलब दोनों बराबर है। इसका 0.6 तो उसका भी 0.6, इसका x तो उसका भी x। दोनों इक्वल हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स फॉर अ concentration cell, A0 cell is zero. This is very important fact. Got it? इसको नोट करें, नोट डाउन। For every concentration cell, standard cell potential is going to be zero. A0 cell हमेशा जीरो, बट E cell जीरो नहीं होगा। E cell जीरो नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें कैसे रिएक्शन लिखेंगे, दोनों तरफ जिंक है, तो जब हम हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। कुछ कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है। जैसे हम बात करें इसकी, ध्यान से देखोगे, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। क्लियर? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये वाला जिंक C1 कॉन्सेंट्रेशन पे। इसी तरह से हम कैथोड पे रिडक्शन लिखेंगे। Cu Zn2+ जो है बेटा कैथोड वाला, ये रिड्यूस हो जाएगा Zn। बट यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 क्या है? C2। इसलिए हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। जब जोड़ेंगे तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। जिंक जो है वो तो सॉलिड होता है, सॉलिड को लिखें नहीं लिखें कोई मतलब। दैट मीन्स सिंपली हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा Zn2+ C2 कॉन्सेंट्रेशन वाला और ये बचेगा Zn2+ C1 कॉन्सेंट्रेशन वाला। क्लियर? यदि आपको जिंक लिखना है तो इनको भी आप लिख सकते हैं, बट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। गॉट इट? दैट मीन्स जब हम इसमें नर्स इक्वेशन लगाएं, इफ वी अप्लाई द नर्स इक्वेशन फॉर दिस गिवन सेल, ध्यान से देखेंगे क्या होती है नर्स। E = A0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ। ठीक है, E सेल इसको जीरो नहीं रखना है, जीरो होता है A0 सेल, अभी प्रूव किया। माइनस 0.0591 अपॉन n का वैल्यू कितना बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया। लॉग ऑफ, अब देखो ऊपर भी जिंक नीचे भी जिंक रखेंगे, क्या ये कैंसिल होगा? नो। यहाँ पे C1 कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे C2 है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, नाउ याद रखेंगे फॉर वर्किंग सेल, इफ वी टॉक अबाउट वर्किंग सेल,
ई सेल जो होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है। ई सेल क्या होता है? पॉजिटिव। तो C1 और C2 की टर्म में ऐसी कंडीशन रखेंगे ताकि जो हमारा ई सेल है वो पॉजिटिव आए, तभी सेल वर्क करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब अब जो सारा खेल है वो कॉन्सेंट्रेशन का हो चुका, इजंट इट? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड हो चुका है। यदि C1 कम है, C2 से वर्क करेगा कि नहीं, C2 ज्यादा है, C1 से वर्क करेगा कि नहीं। तो इसी का मतलब है जो सेल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, जिस सेल की वर्किंग किस पे डिपेंड करे? कॉन्सेंट्रेशन पे, उसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्लियर? अब देखो तीन कंडीशन है आपके पास, C1 C2 से बड़ा, C1 C2 से छोटा, C1 बराबर C2। कैन यू टेल मी विच इज कंडीशन ऑफ वर्किंग सेल? किस सेल में वर्किंग होगी, किस कंडीशन? उस कंडीशन में जहां पे आपको लॉग का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। लॉग से जब नेगेटिव निकलेगा तो बेटा बाहर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देंगे? इस सेल को पॉजिटिव, इस ई सेल को क्या बना देंगे? पॉजिटिव। तो याद रखना बेटा, C2 ग्रेटर देन C1, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये जो C1 है, यदि C2 से छोटा हो जाए, C1 C2 से छोटा हो जाए, तो देखो लॉग के अंदर 1 से कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? C1 C2 से बड़ा हुआ तो लॉग का वैल्यू 1 हो, और लॉग 1 0 होता है, ये पूरा 0 बन जाए। यदि हमने C1 को C2 से छोटा किया, तो यदि लॉग के अंदर आप 1 से छोटा वैल्यू रखते हो तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। हमेशा याद रखना, यदि log x की बात करें, यदि आपने x को 1 से छोटा रखा तो log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर? तो हमने C1 को C2 से छोटा किया तो log के अंदर 1 से कम बन गया, और log ऑफ लेस देन 1 इज नेगेटिव। ये नेगेटिव हुआ, यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वो सेल वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मान लो आपने C1 को C2 से बड़ा रखा होता तो ये 1 से बड़ी वैल्यू होती, 1 से बड़ी वैल्यू होती तो ये पॉजिटिव होती, और पॉजिटिव होती और बाहर नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव बन जाता, और ई सेल नेगेटिव में सेल वर्क नहीं करता। तो इसका मतलब ये तो गलत। C1 C2 को बराबर रखने पे क्या हुआ? दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अंदर 1 बन जाएगा, और log 1 जो है वो 0 होता है, तो ई सेल 0 हो जाएगा। हम नहीं चाहेंगे कि ई सेल 0 हो जाए, हम चाहेंगे कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसलिए हम C1 को C2 से छोटा रखेंगे। दिस इज कंडीशन ऑफ वर्किंग सेल। इस कंडीशन में ई सेल क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। कोटेड, इसको नोट करें। एनी डाउट अप टू दिस? तो दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन सेल। वो सेल जिसमें दोनों हाफ सेल, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे बेटा? सेम। यदि एक जिंक की है तो दूसरी भी जिंक की, बट इलेक्ट्रोड सेम हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। यदि कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी तो सेल वर्क नहीं करेगी। तो यदि लेट्स सपोज एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती तो दूसरी क्या होनी चाहिए थी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर हमने यहाँ पे देखा कि कॉन्सेंट्रेशन सेल पे ई नोट सेल 0 होता है, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोड हैं, दोनों दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने क्या मेंशन किया कि हर एक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ए नॉट सेल का वैल्यू 0 होता है। फिर हमने रिएक्शन लिखी, यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग था, दोनों तरफ जिंक था फिर भी कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि दोनों जिंक अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के थे। फिर हमने इनके लिए नर्स इक्वेशन लगाई, और फिर हमें पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन की हम सेल की वर्किंग डिसाइड कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वर्किंग सेल के लिए ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, और ये ई सेल जो है ये पॉजिटिव कब बन रहा है? जब C1 इज लेस देन C2, C1 इज लेस देन C2। गॉट इट? नाउ वन मोर थिंग,
बेटा फ्रॉम टुमारो आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ रेस्ट लेक्चर, क्लियर। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 60% जो है वो कवर हो चुका है। I will send the recording of 40%, and I think Movina, you are regular from chapter number 4. Okay, तो अब कुछ बच्चों के चैप्टर मिसिंग है, तो बेटा चैप्टर 4 की साइनी एंड अविना, I will send the recording of rest lectures of this electrochemistry and the recording of chapter number 4 and 5 kinetics और surface chemistry की मैं आपको recording send कर। Are you comfortable with that? Yes, sir. फाइन। तो बेटा आप एक बार रिकॉर्डिंग कवर करना, नोट जैसे सिस्टमेटिकली, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, काम तो अभी करना, डोंट बी डिले इन दैट। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले, प्रोबेबली इन संडे और एनी अदर डे, जस्ट कवर दोस रिकॉर्डिंग आप सिस्टमेटिकली। आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग वेरी सिस्टमेटिकली, ताकि आपको सिक्वेंशियली सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप 1 बाय 1 कवर करके उनके नोट्स प्रिपेयर करना, और जहां भी आपको लगता है कि ये टॉपिक में डाउट आ रहा है, ये कम समझ आ रहा है, तो यू कैन फ्रीली आस्क। क्लियर? सो आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ रेस्ट लेक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले जो बचे हुए लेक्चर्स हैं, आई थिंक दैट मे बी फ्रॉम 5 to 6 लेक्चर्स, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर सेंड कर दूंगा, और वो जब आपके कंप्लीट हो जाए, इंटीमेट में आई विल send you the recordings of chapter number 4, chemical kinetics. I think you were also regular from surface chemistry, isn't it? So, yes, sir. Okay, ठीक है। सिर्फ एक chemical kinetics है, तो बेटा I will send the recording of that. So from tomorrow you just start making notes of those chapters. So is there any doubt in today's lecture? No, sir. ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो इसी टाइम में जो आपकी क्लास रहती है, इसी में आप, ये आपका फ्री स्लॉट होता है, तो इसी टाइम में आप रिकॉर्डिंग को देख के नोट प्रिपेयर करो, और जो भी डाउट हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके जस्ट फॉरवर्ड दैट टू मी। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस